आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीएम स्टडी में। आज के इस वीडियो में हम लोग ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, जो एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है। ठीक है, कई बार एग्जाम में ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। यकीन नहीं आता है तो आप क्वेश्चन बैंक को भी पलट कर देख सकते हो। तो चलिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं पहला क्वेश्चन। और यहाँ पर जो क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा वो 2 नंबर में भी और 3 नंबर में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखिए, जनसंख्या घनत्व को परिभाषित करें। इसका उत्तर है प्रति इकाई क्षेत्रफल में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। प्रति इकाई क्षेत्रफल कहने का मतलब क्या है? जैसे मान के चलिए 1000 किलोमीटर स्क्वायर वाला कोई क्षेत्र है, प्रति इकाई क्षेत्र। ठीक है, वहां पर जितनी जनसंख्या रह रही है वही उस जगह का क्या हो जाएगा? जनसंख्या घनत्व कहलाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसंख्या शून्य क्षेत्र किसे कहते हैं? तो देखिए, जनसंख्या घनत्व आपने देखा, अब हम लोग देखेंगे जनसंख्या शून्य क्षेत्र किसे कहते हैं। अच्छा, शून्य का मतलब क्या होता है? जीरो, यानी पूरी तरीके से कम हो जाना। तो वही चीज़ है, ऐसे ही आपको एग्जाम में आंसर याद करना है। देखिए इसका उत्तर क्या है? विश्व के जिन क्षेत्रों में जनसंख्या बहुत कम पाई जाती है उसी को ही जनसंख्या शून्य क्षेत्र कहा जाता है। अब यहाँ पर अति विरल है या फिर अनुपस्थिति है, दोनों का मतलब वही चीज़ है। ठीक है, विरल और सघन का मतलब यहाँ पर समझिए। बहुत सारे स्टूडेंट सघन और विरल को अभी तक से नहीं समझे हैं। तो देखिए, विरल का मतलब होता है जैसे कि कोई क्षेत्र में इस तरीके से जनसंख्या है। ठीक है, इस तरीके से। अब किसी क्षेत्र में इस तरीके से पूरा एकदम बहुत ज़्यादा जनसंख्या वहाँ पर एकदम घना है, वहाँ की आबादी बहुत ही घनी है और उसको कहेंगे सघन वाला क्षेत्र। ठीक है, उसकी जनसंख्या सघन है। और यहाँ पर जो छिट्टा बिट्टा में यहाँ पर जनसंख्या है यानी बहुत ही कम है। ठीक है, ज़्यादा भीड़ भड़ाका नहीं है, इसको कहेंगे विरल, यानी एकदम कम है। तो दोनों चीज़ वही है, बस आपको इतना लिखना है कि जहाँ जनसंख्या कम पाई जाती है वही कहलाता है, वही क्षेत्र कहलाता है जनसंख्या शून्य क्षेत्र। बस सिंपल आंसर समझिए और डायरेक्ट आंसर लिखिए एग्जाम में। देखिए तीसरा नंबर क्या आपका, एशिया महादेश में विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? तो 60% करती है, लगभग में है। ठीक है, अगर आपको 60 नहीं याद है एग्जाम में, अगर 61% भी लिख दीजिएगा तो नंबर नहीं कटेंगे, मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये एक्यूरेट नहीं है, ये लगभग है। आगे देखिए 4th नंबर, जनसंख्या वृद्धि क्या है? तो ध्यान से समझिएगा, 2 समय अंतरालों के बीच में। अब 2 समय अंतराल कुछ स्टूडेंट को समझ में नहीं आ रहा होगा, तो समझिए 2 समय अंतराल क्या होगा। जैसे कि 2001 से लेकर आपने देखा 2005 तक जनसंख्या आपने भारत का काउंट कर लिया कि तकरीबन 1000 लोग थे, मान के चलिए। ठीक है, मान के चलिए 1000 थे। इसके बाद 2005 से लेकर, ठीक है, 2005 से लेकर यहाँ देखिए कितना डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस है, क्योंकि हम लोग 2001 को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं और 2005 को इन्वॉल्व कर रहे हैं, तो टोटल 5 साल का अंतर है। ठीक है, तो इसी तरीके से अगले 5 सालों तक 2010 तक, ठीक है, 2010 तक जितना भी जनसंख्या हुआ होगा परिवर्तन, या घटा होगा या वृद्धि हुई होगी, तो अगर वृद्धि हुआ होगा दोनों समय अंतरालों के बीच में जनसंख्या का, ठीक है, परिवर्तन में वृद्धि हुआ होगा, उसी को कहते हैं जनसंख्या वृद्धि। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर, जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि किसे कहते हैं? अभी आपने देखा 2 समय अंतरालों में अगर जनसंख्या का वृद्धि होता है तो उसको कहते हैं जनसंख्या वृद्धि। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा है कि प्राकृतिक वृद्धि बताइए जनसंख्या का। तो ध्यान से समझिएगा, किसी क्षेत्र में, ठीक है, 2 समय अंतरालों में जन्म और मृत्यु के अंतर से हुए जनसंख्या वृद्धि ही प्राकृतिक वृद्धि कहलाती है। यहाँ पर जन्म लेने और मृत्यु होने पर संख्या बढ़ जाती है तो उसी को कहते हैं प्राकृतिक वृद्धि। आसान भाषा में अगर आपको बताना चाहे, मान के चलिए 5 सालों में अगर 10,000 लोग जन्म लेते हैं, ठीक है, और केवल 5,000 लोग मरते हैं, उनकी मृत्यु होती है, तो यहाँ पर बच गया ना 5,000। ठीक है, तो इस तरीके से वृद्धि हुआ जनसंख्या का। यही चीज़ उल्टा होता तो वृद्धि नहीं होता। ठीक है, तो इस तरीके से अगर जन्म दर और मृत्यु दर के अंतर में जनसंख्या वृद्धि हो जाती है, अंतर का मतलब माइनस कीजिएगा, जैसे यहाँ पर देखिए ये 10,000 जन्म लिया और मृत्यु 500 हुआ, दोनों को अगर माइनस करेंगे तो 5,000 बचेगा, तो ये प्लस में आया ना, यानी वृद्धि हुआ। ठीक है, तो इसी को कहते हैं प्राकृतिक वृद्धि। आगे देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, जनसंख्या वृद्धि और आर्थिक विकास में कैसा संबंध पाया जाता है? कई स्टूडेंट इस क्वेश्चन को नहीं समझे होंगे अभी तक से, क्योंकि वो मेरे वीडियो को नहीं देखे होंगे। जनसंख्या अगर बढ़ेगी तो क्या विकास होगा हमारे देश में? बिल्कुल भी नहीं होगा, यानी वो डाउन चला जाएगा। विकास जो हमारे देश का विकास जो है, ठीक है, वो एकदम घट जाएगा। और जनसंख्या अगर कम होगा तो विकास ऊपर जाएगा। बस ऐसे ही आपको रिलेट करना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा गया है,
जनसंख्या बढ़ेगी तो आर्थिक विकास में क्या संबंध होगा, क्या रिलेशन होगा, तो ऋणात्मक संबंध होगा, वो नीचे जाएगा, उसका ग्राफ वो घट जाएगा, ठीक है, विकास ही नहीं होगा। इसीलिए ना जनसंख्या नियंत्रण के लिए सरकार कई योजनाएं लानी चाहती है लेकिन अभी तक से कुछ भी नहीं लागू किया है। 7 नंबर देखिए कि आपका जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न सर्वाधिक गंभीर समस्या क्या है, यानी अगर जनसंख्या बढ़ जाती है तो सबसे गंभीर समस्या क्या होगा हमारे लिए, संसाधनों का ह्रास हो जाएगा। मान के चलिए एक घर में अगर 5 लोग रहेंगे, अचानक उसकी जनसंख्या बढ़ जाएगी किसी समय अंतराल में और वहाँ पर 15 लोग हो जाएंगे, ठीक है, शादी ब्याह हो जाएगा, बच्चे बड़े हो जाएंगे, तो 5 लोग समझिए कि जो चीज़ यूज करते होंगे इनका, अगर समझिए जितना केजी चावल इनका यूज होता होगा, रोटी यूज होता होगा, आटा यूज होता होगा, अब क्या उतने में काम बन जाएगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। अब एक्स्ट्रा संसाधन इनको चाहिए, एक्स्ट्रा चीज़ें चाहिए, तो जनसंख्या बढ़ने से क्या हो जाएगा, संसाधन का खपत होगा, ह्रास होगा। ऑब्वियसली यही आंसर आपको लिखना है। आगे देखिए 8 नंबर, क्वेश्चन नंबर 8 क्या आपका जनांकीय संक्रमण सिद्धांत का उपयोग क्या है, यानी ये जो सिद्धांत है, ये थ्योरी है, इसका उपयोग कहाँ होता है और इसका उपयोग क्या है वो आपको बताना है। तो किसी क्षेत्र की जनसंख्या के वर्णन के लिए किया जाता है इसका उपयोग, तथा भविष्य की जनसंख्या के पुनर्अनुमान, ठीक है, पहले से ही आप अनुमान लगा सकते हो कि भारत की जनसंख्या क्या होने वाली है, तो ये किस सिद्धांत के आधार पर आप करोगे, तो जननांकीय संक्रमण सिद्धांत के द्वारा ही आप अनुमान लगाओगे इसका उपयोग करके, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर, जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक कौन कौन से हैं, तो देखिए यहाँ पर पहला जन्म दर, दूसरा मृत्यु दर और तीसरा प्रवास है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेंगे, याद रखिएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा लॉन्ग है, देखिए ये लघु उत्तर ये है। मैं तो क्वेश्चन हर एक वीडियो में अति लघु करवा रहा हूं, तो इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि अति लघु ये भी होंगे, ठीक है, हो सकता है ये आपके एग्जाम में 2 नंबर में भी पूछ दे, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं करवा रहा हूं। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन क्या आपका, विश्व में उच्च जनसंख्या घनत्व वाले अनेक क्षेत्र है, ऐसा क्यों होता है, यानी पूरे विश्व में कहीं कहीं पर जनसंख्या का जो घनत्व है वो ज़्यादा है, तो ऐसा क्यों है, यानी बहुत ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर जनसंख्या ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, एक ही जगह पर एकदम बहुत ज़्यादा इकट्ठा है जनसंख्या। तो देखिए ध्यान से इसका रीज़न क्या है, विश्व के अनेक क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक अनुकूल पाए जाते हैं। समझिए ध्यान से, पूरे विश्व में अगर जिस जगह पर या जिस क्षेत्र में वहाँ की भौगोलिक दशा, पूरे ठंड इलाके में रहोगे तो वहाँ पर अच्छे से ज़िंदगी व्यतीत कर पाओगे नहीं, ठंड से मर जाओगे। अगर जिस जगह पर ज़्यादा गर्मी पड़ेगी वहाँ भी नहीं रह पाओगे। तो आपको ऐसा वातावरण चाहिए जहाँ की मिट्टी उपजाऊ हो, जहाँ का वातावरण टेम्परेचर आपके अनुकूल हो, ना ठंडा हो ज़्यादा ना गर्म हो। वही चीज़ आपका भौगोलिक आपके अनुकूल होना चाहिए। आर्थिक कहने का मतलब है काम मिलना चाहिए, काम करने का साधन होना चाहिए। अब ऐसे इलाके में रह रहे हो जहाँ पर दूर दूर कहीं भी कुछ काम धंधा है नहीं है, तो फिर आप कैसे कमाओगे पैसे वगैरह, कैसे खा पियोगे, तो वो सारा कुछ यहाँ पर प्रॉब्लम हो जाता है। तो ये भी अनुकूल होना चाहिए। सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक, आप अगर जिस धर्म से रिलेट करते हो, मान के चलिए आप मुस्लिम नागरिक हो और ऐसे जगह पर रह रहे हो जहाँ चारों तरफ हिंदू धर्म के लोग रहते हैं, ठीक है, इधर भी मंदिर है इधर भी मंदिर है और बीच में आप रह रहे हो, तो क्या आप उस संस्कृति में रह पाओगे? हालांकि भारत ऐसा देश है जहाँ पर सभी संस्कृति आपस में मिलजुल कर मनाते हैं, ठीक है, लेकिन आप वहाँ पर अनुकूल नहीं महसूस करोगे तो फिर आप वहाँ पर नहीं रहोगे। इसलिए आपके लिए क्या जरूरी है? अनुकूल सांस्कृतिक और सामाजिक व्यवस्था भी होनी चाहिए, यानी आपके समाज के लोग रहना चाहिए। हिंदू समाज के हैं तो हिंदू समाज के लोग, मुस्लिम है तो मुस्लिम समाज के लोग, ठीक है, ये मैं भेदभाव नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, याद रखिएगा, मैं आपको समझा रहा हूँ क्वेश्चन का आंसर। तो अगर अनुकूल ये सारे चीज़ हैं तो वहाँ का जो जनसंख्या घनत्व है वो ज़्यादा होगा उन क्षेत्र पर, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर लिखा है, उन क्षेत्रों में उच्च जनसंख्या घनत्व पाए जाते हैं, ये सभी अगर अनुकूल मिलते हैं। उदाहरण के लिए दक्षिण पूर्वी एवं पूर्वी एशिया का भाग, ठीक है, यहाँ पर जो जनसंख्या है वो ज़्यादा है, जनसंख्या घनत्व। आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, दूसरा नंबर, अशोधित जन्म दर किसे कहते हैं? तो देखिए इसका उत्तर है, अशोधित जन्म दर को प्रति 1000 स्त्रियों द्वारा, यानी 1000 स्त्री के द्वारा जन्म दिए गए जीवित बच्चों के रूप में किया जाता है। अगर आपसे कोई भी अगर क्वेश्चन पूछे अशोधित जन्म दर क्या है, तो अगर किसी भी क्षेत्र में वहाँ के कुल जनसंख्या में, ठीक है, जितनी भी कुल जनसंख्या होगी, जैसे हमारे भारत देश में 125 करोड़ लोग हैं, तो उन 125 करोड़ वाले क्षेत्र में 1000 स्त्रियों में जितने भी बच्चे जीवित जन्म लिए हैं उसी को अशोधित जन्म कहा जाता है, जन्म दर कहा जाता है, ठीक है।
ये चीज़ याद रखिएगा, 1000 में, 1000 स्त्रियों में। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा नंबर, संख्या की धनात्मक वृद्धि से आप क्या समझते हैं, व्याख्या करें। तो इसका उत्तर है 2 समय अंतराल के बीच जन्म दर मृत्यु दर से अधिक हो। जैसे कि 5 साल में जो जन्म दर है, ठीक है, वो मृत्यु दर से अधिक है। 5 साल में बच्चा जन्म लिया, 10,000 बच्चे जन्म लिए, ठीक है, और जो मृत्यु है अगले 5 साल में वो 5,000 है। इसका मतलब आप क्या समझे, इसका मतलब यही चीज़ समझे कि 5,000 बच गए ना, यानी जन्म दर मृत्यु दर से अधिक है। और जब अन्य देशों से लोग अस्थायी रूप से उस देश में प्रवास भी कर जाते हैं, एक तो भाई कम मरा, लोगों की मृत्यु कम हुई, वहाँ पर 5,000 बच गया, और किसी कारणवश से दूसरे देश से वहाँ पर आके फिर एक्स्ट्रा लोग रह गए, ठीक है, प्रवास कर गए। इसके परिणाम वहाँ की जनसंख्या जो है वो अधिक हो जाएगी, उसे ही जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर, जनसंख्या का ऋणात्मक वृद्धि दर क्या होता है, समझाइए। तो देखिए यहाँ पर समझिए ध्यान से, 2 समय अंतराल के बीच जनसंख्या कम हो जाए तो उसे जनसंख्या के ऋणात्मक वृद्धि कहते हैं। तो सिंपल है, 2 समय अंतराल में जनसंख्या अगर कम हो जाएगी तो उसी को ऋणात्मक वृद्धि कहते हैं। किसी क्षेत्र में जब जन्म दर मृत्यु दर से कम हो जाए, जैसे जन्म दर 5,000 यानी 5,000 वहाँ पर बच्चे जन्म लिए हैं और मृत्यु दर 10,000 हो जाएगा, यानी यहाँ पर समझ रहे हो ना आप, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस में 5,000 चला जाएगा। तो इस तरीके से मृत्यु दर ज़्यादा हो गया और जन्म दर कम हो गया, तो उसको क्या कहेंगे, जनसंख्या का ऋणात्मक वृद्धि। ठीक है, या फिर लोग अन्य देशों में प्रवास कर जाए, यानी उस देश से बाहर से नहीं, उस देश से वह बाहर देश में चला जाए। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, वहाँ पर जनसंख्या जो दर है, वृद्धि है, वो ऋणात्मक वृद्धि कहलाएगी। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर, विश्व में उच्च जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र को बताए। तो देखिए यहाँ पर उच्च जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व 150 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक होता है। अब यहाँ पर समझिए, प्रति वर्ग किलोमीटर, आपने मैथ पढ़ा होगा, तो अगर कोई ऐसा एरिया है जहाँ पर इसके चारों भुजाएं, चारों तरफ 1 किलोमीटर हो, ठीक है, यहाँ भी 1 किलोमीटर, यहाँ भी 1 किलोमीटर, यहाँ भी 1 किलोमीटर, तो इस एरिया में अगर 150 व्यक्ति रह रहे हैं, उससे अगर अधिक भी रह रहे हैं, उसको क्या कहेंगे कि इस जगह का जो क्षेत्र है वह उच्च जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र है। इसके अंतर्गत में निम्नलिखित क्षेत्र आते हैं। अब यहाँ पर देखिए कौन कौन से क्षेत्र आते हैं। का नंबर, दक्षिणी पूर्वी एवं पूर्वी एशिया, मध्यवर्ती एवं उत्तर पश्चिमी यूरोप, यूरोपीय रूस का दक्षिण पश्चिमी भाग, संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तर पूर्वी भाग तथा कनाडा का पूर्वी भाग। चलिए आगे देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो का। ठीक है, 6ठा नंबर क्वेश्चन, प्रवास के प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक में अंतर स्पष्ट कीजिए। प्रवास का मतलब समझ जाएंगे तो प्रति और अपकर्ष कारक ऑलरेडी आप समझ चुके होंगे। प्रवास का मतलब क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाना। अब कौन जाते हैं, लोग जाते हैं। ठीक है, अब क्यों जाते हैं वो ध्यान से समझिएगा। अब इसी प्रवास में 2 वर्ड आता है, प्रतिकर्ष और अपकर्ष। प्रतिकर्ष का मतलब होता है नापसंद करना, ठीक है, और अपकर्ष का मतलब होता है पसंद करना। अब ये नापसंद करना और पसंद करना क्या है, तो कोई भी ऐसी घटना जो पसंद नहीं आता है, कोई ऐसी परिस्थिति जो पसंद नहीं आता है लोगों को, और उस कारण से अगर दूसरे जगह वह प्रवास करते हैं, चले जाते हैं, उसको कहते हैं प्रतिकर्ष कारक। और अगर कोई भी चीज़ अगर पसंद आ जाता है किसी को किसी क्षेत्र में और अपने जगह से वह उस क्षेत्र में चले जाते हैं, उसको कहते हैं अपकर्ष कारक। यानी आपको अट्रैक्शन कर रहा है, आपको खींच रहा है कि आप यहाँ पर आइए, आपको सारी सुविधा देंगे, तो यह अपकर्ष कारक हो जाएगा। और ऐसा महसूस हो रहा है कि नहीं यार यहाँ पर नहीं रहना चाहिए, तो उसको कहेंगे प्रतिकर्ष कारक। अब यहाँ पर देखिए आंसर को कैसे लिखना है। प्रतिकूल, प्रतिकूल का मतलब क्या होता है कि आपके अनुकूल बिल्कुल भी नहीं है। तो प्रतिकूल परिस्थिति में परेशान होकर जब लोग एक जगह से दूसरी जगह प्रवास करते हैं, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, उसे प्रतिकर्ष कारक कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर बेरोजगारी, आप जिस क्षेत्र में रहते हो, जैसे कि गांव में, गांव के लोग शहर जाते हैं, क्यों, क्योंकि गांव में प्रतिकर्ष कारक है, यानी यहाँ पर बेरोजगारी है और वो रोजगार के लिए शहर जाते हैं। ठीक है, आगे देखिए रहन सहन की निम्न दशाएं, रहने की जो दशा है वो बहुत ही निचले स्तर की है। राजनीतिक उपद्रव, उपद्रव, राजनीतिक उपद्रव कहने का मतलब वहाँ पर हमेशा दंगे फसाद लड़ाई झगड़े वगैरह होती रहती है, तो वहाँ पर आप रहोगे, बिल्कुल भी नहीं रहोगे। प्रतिकूल जलवायु, जैसे कि कोई ऐसा क्षेत्र जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी है, रेगिस्तान वगैरह, या फिर ऐसी जगह जहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फबारी होती है, ठंड इलाका है, तो वहाँ पर रह पाओगे, नहीं रह पाओगे। तो जलवायु भी आपका ये क्या है, प्रतिकर्ष कारक है। प्रतिकूल वाला जलवायु, अनुकूल वाला जलवायु नहीं।
सुनामी, प्राकृतिक आपदाएं, जैसे कि ऐसा क्षेत्र जैसे कि नेपाल वाला क्षेत्र, वहाँ पर भूकंप बहुत ज़्यादा, ठीक है, कम से कम 4-5 सालों में 100% वहाँ पर भूकंप आ जाते हैं, तो लोग उस क्षेत्र को छोड़कर दूसरे क्षेत्र में चले जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारा कुछ है, जैसे कि महामारी यानी कोई बीमारी फैल गई वहाँ पर, तो लोग वहाँ पर छोड़ जाएंगे। इसके बाद सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन जैसे कारक, ये बहुत सारे, इनमें से कम 2-3 भी अगर आप लिख दोगे ना पॉइंट बना के अपने लैंग्वेज में सजा के, तो 100% आपको नंबर मिलेंगे पूरे में पूरे। अब अपकर्षक कारक आप ऑलरेडी समझ गए होंगे, फिर भी मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ। इसमें क्या होगा, अनुकूल वातावरण होगा, अनुकूल परिस्थिति होगी, अनुकूल अवसर मिलेंगे, उसी को अपकर्षित होकर जब लोग एक जगह से दूसरी जगह प्रवास करते हैं तो उसे ही अपकर्षक कारक कहते हैं। उदाहरण के लिए काम के बेहतर अवसर, रहन सहन की अच्छी दशाएं, शांति व स्थायित्व जगह जहां पर लड़ाई झगड़ा वगैरह नहीं होता हो, जीवन व संपत्ति की सुरक्षा, अनुकूल जलवायु मिलती हो, तो ये सभी क्या आपका अपकर्षक या आकर्षक कारक है, ठीक है, और ये आपको आकर्षक बनाते हैं और वहां पर आप प्रवास करते हो। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। आगे देखिए, लास्ट क्वेश्चन है आपका, जनशून्य क्षेत्र किसे कहते हैं, विश्व में इन क्षेत्रों की स्थिति बताइए। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया है, ठीक है, जहां पर जनसंख्या कम होती है उसको कहते हैं जनशून्य क्षेत्र, ठीक है। अब ये क्यों होता है, इन क्षेत्रों की स्थिति बताइए। तो यहाँ की स्थिति क्यों, आखिर यहाँ पर जो जनसंख्या कम पाया जाता है, इसका रीज़न क्या है? क्योंकि ये जगह पर अधिक ठंड होगी, मरुस्थलीय प्रदेश होगा, मरुस्थलीय कहने का मतलब वहाँ की मिट्टी बिल्कुल भी उपजाऊ नहीं होगा, अत्यधिक गर्म होगा, या शुष्क प्रदेश होगा, सूखा प्रदेश, ठीक है। इसके बाद उच्च पर्वतीय भाग यानी पहाड़ी भाग होगा, अब वहाँ पर कौन रहेगा भाई। इसके बाद देखिए आगे आपका विषुवत रेखीय घने वन, यानी जहाँ पर पूरा जंगल ही जंगल है, तो वहाँ भी लोग नहीं रहेंगे। अब यहाँ पर देखिए आगे क्वेश्चन है आपका, जनसंख्या वृद्धि को परिभाषित कीजिए। तो देखिए ये क्वेश्चन आप खुद से कर सकते हो। तो जो क्वेश्चन मैंने आपको अभी जनसंख्या वृद्धि वाला बताया वही आंसर आप यहाँ पर लिख सकते हो, या फिर आप इसे पढ़ सकते हो, ठीक है, वीडियो को रोक करके। दोनों सेम ही चीज़ें, यहाँ पर अपने वर्ड को जोड़ा गया है। इसके बाद देखिए 9 नंबर, एशिया महादेश में जनसंख्या के उच्च घनत्व होने के क्या कारण है। जो एशिया महादेश है, जैसे एशिया महादेश में कौन कौन से देश आते हैं, जैसे हमारा भारत देश आता है जिसकी जनसंख्या बहुत ही ज़्यादा है, इसके बाद चीन आता है। तो ये सारे देशों में क्यों आखिर जनसंख्या घनत्व ज़्यादा है, तो देखिए यहाँ पर ध्यान से, मानसून एशिया में उच्च जनसंख्या घनत्व के प्रमुख कारण है। पर्याप्त वर्षा के साथ साथ सिंचाई के अन्य स्रोत वाली निम्न भूमियों व नदियों की घाटियों में सघन कृषि की जाती है। उपजाऊ भूमि, पर्याप्त वर्षा तथा धान की सघन खेती इन क्षेत्रों में जनसंख्या उच्च घनत्व का मुख्य आधार है। इस क्षेत्र में चीन, भारत, बांग्लादेश, जापान, कोरिया, इंडोनेशिया का जावा द्वीप, श्रीलंका तथा सिंगापुर शामिल है। चीन, जापान व इंडोनेशिया औद्योगिक के रूप में भी विकसित है। तो इसी कारण से एशिया महादेश की जो जनसंख्या घनत्व है वो उच्च है, ठीक है। तो इस तरीके से आप आंसर लिख सकते हो। अब यहाँ पर देखिए ये 5 नंबर वाले क्वेश्चन, इसकी चिंता मत कीजिए, जैसे ही मॉडल पेपर जारी होता है मैं एनालिसिस करके उसी चैप्टर का 5 नंबर वाला क्वेश्चन करवाऊंगा जो आपके एग्जाम में आएंगे। विश्व में जनसंख्या के वितरण और घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों की विवेचना कीजिए। इसका आंसर किताब में जैसे तैसे रहता है, मैं आपको पॉइंट वाइज बताऊंगा ताकि एकदम सिंपल से याद होगा 5 नंबर वाले क्वेश्चन, और एग्जाम में जाकर आराम से लिख पाओगे, ठीक है। तो जो भी नए व्यूअर है प्लीज़ अब तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, ट्रस्ट अब तो कीजिए, क्योंकि आपको 12th में नहीं छोड़ दूंगा, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ 12th को ही क्यों पढ़ाता हूँ मैं, व्यूज़ के चक्कर में, स्टूडेंट या सब्सक्राइबर के चक्कर में 10th को भी पढ़ाता, क्योंकि ऑफलाइन में मेरा 10th वाला बैच चलता है, और साथ में 12th को भी पढ़ाता, ठीक है, क्योंकि मैं भीड़ भड़ाका नहीं चाहता हूँ, याद रखिएगा, क्योंकि डायरेक्ट 12th के बाद हम लोग CUET की तैयारी करने वाले हैं, और बेहतर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेकर अपने भविष्य को उज्जवल बनाइए। याद रखिएगा कि 12th कर रहे हो इसका मतलब आप लोग अच्छे भविष्य की कामना भी कर रहे हो। रिजल्ट लाने से कोई आपको पूछेगा भी नहीं, रिजल्ट बेहतर होने से अच्छा है कि भविष्य भी बेहतर हो, यानी आप अच्छे यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सको, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।